दोस्तों, मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप रेलवे कर्मचारी हैं तो आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा कि जब किसी रेलवे कर्मचारी के खिलाफ किसी भी तरह के गंभीर आरोप लगते हैं तो इस केस में उस कर्मचारी को इमीडिएट सस्पेंड कर दिया जाता है, यानी कि निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि रेलवे कर्मचारी को अगर सस्पेंड नहीं भी करे तो कुछ केस में वो खुद ब खुद सस्पेंड हो जाते हैं, यानी कि सस्पेंड माने जाते हैं? क्या इसके बारे में आपने कभी सुना है? तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ डीम्ड सस्पेंशन की। और जहाँ तक सस्पेंशन की बात है तो इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया है कि सस्पेंशन किसी भी तरह की विभागीय सज़ा नहीं होती है। सस्पेंशन के पीछे का कारण होता है कि उस कर्मचारी को ड्यूटी प्लेस यानी कि कार्यस्थल से अलग रखना, ताकि गवाह को प्रभावित ना कर सके या फिर उस कर्मचारी के खिलाफ जो सबूत है उसके साथ छेड़छाड़ ना कर सके, यानी कि उसको टेम्पर ना कर सके। इसलिए उस सरकारी कर्मचारी को सस्पेंड किया जाता है, निलंबित किया जाता है। और निलंबन दो तरह के होते हैं। एक होता है नॉर्मल सस्पेंशन, जिस केस में उस सरकारी कर्मचारी को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, यानी कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी या फिर अपॉइंटिंग अथॉरिटी के द्वारा लिखित आदेश से सस्पेंड किया जाता है, यानी कि रिटन ऑर्डर से सस्पेंड किया जाता है। लेकिन कुछ केस ऐसे हैं जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उनको सस्पेंड नहीं भी करते हैं तो भी वो निलंबित माने जाते हैं। तो ये दोनों ही केस में हो सकता है कि अगर आप सर्विस में हैं, यानी कि सेवा में हैं, तो भी आपका डीम्ड सस्पेंशन हो सकता है, या फिर आप सेवा में नहीं हैं तो भी आपका डीम्ड सस्पेंशन हो सकता है। भले ही आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि जब कोई कर्मचारी, खास करके रेलवे कर्मचारी, सेवा में है ही नहीं तो उनका सस्पेंशन कैसे हो सकता है, तो ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ये भी आपको बताऊंगा कि अगर इस तरह की परिस्थिति हो तो आपको इमीडिएट क्या करना चाहिए, नहीं तो और मुसीबत में आप फंस सकते हैं, यानी कि आपके खिलाफ एक और डिसिप्लिनरी एक्शन ली जा सकती है। इसीलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी आपको डीम्ड सस्पेंशन से संबंधित देने जा रहा हूँ। और वीडियो को अंत तक देखिए, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला वीडियो आपको मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं कि इससे संबंधित नियम क्या है। पहले आप देखिए रेलवे डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 का रूल 5(2) देखिए। इसमें इसके हिसाब से कि कुछ सिचुएशन में रेलवे कर्मचारी को सस्पेंड नहीं भी किया जाता है तो भी ये मान लिया जाएगा कि उस कर्मचारी को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा सस्पेंड किया जा चुका है, यानी कि निलंबित किया जा चुका है। इसके लिए दो केस है, पहले ये दो केस जानिए, फिर मैं आगे बताऊंगा आपको। पहला केस है कि अगर आपको पुलिस अरेस्ट करती है, और पुलिस अरेस्ट करती है, इस केस में पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी मिला के भी अगर आप 48 घंटे से ज़्यादा के लिए जेल में होते हैं तो इस केस में आपको जिस दिन से आपको अरेस्ट किया गया है उस दिन से ही आपको सस्पेंड मान लिया जाता है, अगर यह अरेस्ट या डिटेंशन जो है 48 घंटे से ज़्यादा के लिए होता है। और उससे कम का अगर होता है तो इस केस में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को ये डिसीजन लेना पड़ता है कि आपको सस्पेंड किया जाए या नहीं किया जाए। और 48 घंटे से ज़्यादा के केस में आप खुद ब खुद सस्पेंड माने जाते हैं, जिस डेट से आपका अरेस्ट या फिर डिटेंशन हुआ है। दूसरा केस है कि आपके खिलाफ किसी तरह की आपराधिक मामला चल रहा था, यानी कि क्रिमिनल केस चल रहा था, और क्रिमिनल केस ने आपको कन्विक्ट कर दिया है, यानी कि आप पर दोष सिद्ध कर दिया है, दोष साबित कर दिया है, और आपको 48 घंटे से ज़्यादा की सज़ा दी है इस केस में। तो 48 घंटे से ज़्यादा की सज़ा दी है तो इस केस में अगर आपके डिपार्टमेंट आपको तुरंत डिसमिस नहीं करते, यानी कि बर्खास्त नहीं करते, या फिर रिमूव नहीं करते, या फिर कंपलसरी रिटायरमेंट, या जिसे कहते हैं अनिवार्य सेवानिवृत्ति या जबरन रिटायर करना, अगर इनमें से कोई सज़ा तुरंत नहीं देती तो आप, जब से आपको कन्विक्शन किया जाता है, आपको सज़ा दिया जाता है, तब से
आप सस्पेंड माने जाते हैं। और एक चीज़ और गौर करने की बात है कि सज़ा ज़रूरी नहीं हो कि एक बार में ही 48 घंटे का हो। अगर रुक रुक के भी 2 बार 3 बार मिला के 48 घंटे से ज़्यादा होता है तो भी आप खुद सस्पेंड माने जाएंगे कन्विक्शन और पनिशमेंट के केस में। और इसके लिए आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, क्या 48 घंटे के बाद अगर पुलिस कस्टडी या फिर जुडिशियल कस्टडी से आप बाहर आ जाते हैं या फिर आप 48 घंटे के जो सज़ा है वो पूरा होने के बाद बाहर आ जाते हैं तो क्या आपका सस्पेंशन ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा, यानी कि रद्द हो जाएगा और आप सेवा में वापस आ जाएंगे? तो इस पर थोड़ा कन्फ्यूजन दूर कीजिए कि आपको 48 घंटे के बाद पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी से छोड़ दिया जाता है या फिर 48 घंटे से जो ज़्यादा की सज़ा कोर्ट के द्वारा पास की गई है वो सज़ा के बाद भी आप बाहर आ जाते हैं, आपको छोड़ दिया जाता है तो भी आपका सस्पेंशन जारी रहेगा, विल कंटिन्यू इन फोर्स। और जब तक आपके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपके जो सस्पेंशन है, निलंबन है, उसको रद्द नहीं करती तब तक आप अंडर सस्पेंशन ही रहेंगे। तो ये 2 केस देखा है, लेकिन यहाँ जो ध्यान देने की चीज़ है कि जब भी आपका अरेस्ट होता है या डिटेंशन होता है या फिर आपको कोर्ट में कन्विक्शन होता है यानी कि आपको सज़ा दी जाती है तो इसकी जानकारी आप तुरंत अपने ऊपर के अधिकारी को दे दीजिए। अगर आप नहीं देते हैं तो आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ली जा सकती है इस ग्राउंड पर कि आपने सूचना को छुपाने की कोशिश की। तो दोस्तों ये बहुत ही मटेरियल चीज़ है और कई सारे केस में इस तरह के डिसिप्लिनरी एक्शन लिए गए हैं, इसलिए आप इससे सावधान रहिए कि अगर डीम्ड सस्पेंशन तो हुआ ही है और साथ ही सूचना को छुपाइए मत, बस तुरंत अपने डिपार्टमेंट को इसको जानकारी दे दीजिए, नहीं तो एक और मुसीबत में आप फंस जाएंगे। ये तो वह सर्विस में रहते हुए। अब मैं बात करता हूँ कि जब आप सेवा में नहीं होते हैं तब कैसे आपको सस्पेंड माना जा सकता है। तो इसके लिए केस देखिए कि यहाँ देखिए रूल 53, मैं डिसिप्लिन अपील रूल की बात कर रहा हूँ। इस रूल के तहत क्या हुआ कि आपको आपके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई और विभागीय कार्रवाई के रूप में यानी कि सज़ा के रूप में आपको डिसमिसल, रिमूवल या कंपलसरी रिटायरमेंट की सज़ा दी गई। इन तीनों में से कोई सज़ा दी गई और उसके बाद आपने क्या किया तो इस सज़ा के खिलाफ आपने अपील किया। मैंने आपके डिपार्टमेंट में जो अपीलेट अथॉरिटी होता है तो डिपार्टमेंट में आपने अपील किया या फिर आपने रिवीजन एप्लीकेशन फाइल किया। और अपील करने और रिवीजन एप्लीकेशन फाइल करने के उपरांत ये हुआ कि जो अपीलेट अथॉरिटी है यानी कि जिनको आपने अपील किया था या फिर जिनके पास आपने रिवीजन फाइल किया था या जिन्होंने आपके केस का रिवीजन किया है, उन्होंने ऑर्डर पास किया। ऑर्डर क्या पास किया कि इस केस में और आगे की जांच की जाए। और ये ऑर्डर पास करते हुए या दूसरी डायरेक्शन देते हुए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास फिर केस को भेज देते हैं। तो जो ही ऐसा होता है तो जिस डेट से डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने आपको डिसमिस किया था या फिर रिमूव किया था या कंपलसरी रिटायर किया था, आप उसी डेट से सस्पेंड माने जाएंगे, यानी कि सस्पेंड माने जाएंगे और सस्पेंशन का जो बेनिफिट है वो भी आपको श्योरली आपको मिलेगा, आप सस्पेंड माने जाएंगे। और ये सस्पेंशन तब तक जारी रहेगा जब तक कि आपके खिलाफ जो सस्पेंशन है यानी कि ये जो डीम्ड सस्पेंशन है इसको रद्द नहीं कर दिया जाता, तब तक आप सस्पेंड माने जाएंगे। और रूल 54 के तहत देखिए कि जब आपने अपील किया डिपार्टमेंट में डिसमिसल, रिमूवल या कंपलसरी रिटायरमेंट जो सज़ा आपको दी गई थी और आपको अपने डिपार्टमेंट से किसी तरह की राहत नहीं मिली, तो आपने क्या किया, आपने कोर्ट गया। आप कोर्ट जब गए तो कोर्ट क्या हुआ कि ये देखा कि जो सज़ा जो पास की गई है या फिर जो इंक्वायरी था वो सही नहीं था। अब इंक्वायरी सही क्यों नहीं था या जो सज़ा पास की गई है वो सही नहीं है, तो इस केस में कोर्ट क्या करती है, सज़ा को रद्द कर देती है। यानी डिसमिसल, रिमूवल या कंपलसरी रिटायरमेंट की सज़ा है उसको रद्द कर देती है या फिर उसको वॉइड करार दे देती है। वॉइड का मतलब ये है कि कभी ये सज़ा दी ही नहीं गई थी। और इसके लिए कारण क्या हो सकता है कि जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होना चाहिए वो सही डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के द्वारा चार्जशीट नहीं जारी किया गया था या फिर नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं किया गया था। ये सब वगैरह वगैरह कारण है जिसके कारण कोर्ट इस सज़ा इसको रद्द कर सकती है, इंक्वायरी को रद्द कर सकती है या जो सज़ा पास किया गया उसके आधार पर उसको रद्द कर दिया है। जब आपने कोर्ट में अपील किया, तो जब अपील किया आपने कोर्ट में तो आपके सज़ा को चूँकि आप कोर्ट ने रद्द कर दिया है, तो जिस डेट से आपको डिसमिस, रिमूव या कंपलसरी रिटायरमेंट दिया गया था उस दिन से लेके जिस डेट को ये ऑर्डर पास किया गया है कोर्ट के द्वारा,
आप सस्पेंडेड मांगने जाएंगे, यानी डीम्ड सस्पेंशन आपका माना जाएगा उस डेट से उस डेट तक। और ये आगे भी हो सकता है कि अगर कोर्ट ने आपको मेरिट पर छोड़ दिया तो आप तो सेवा में आ गए, और सेवा में आ गए और जिस डेट से आपका डिसमिसल, रिमूवल या कंपल्सरी रिटायरमेंट हुआ था, तो इस बीच के पीरियड में अब पीरियड को क्या माना जाएगा, तो उसको डीम्ड सस्पेंशन माना जाएगा, उसका लाभ आपको दिया जाएगा। लेकिन अगर मेरिट के आधार पर नहीं छोड़ा गया था, टेक्निकल आधार पर रद्द किया गया था, तो उसके बाद आपके डिपार्टमेंट चाहे तो और फर्दर इंक्वायरी कर सकता है और उस माने इंक्वायरीज को करा सकता है। तो टेक्निकल आधार पर है तो फिर क्या होगा कि ओरिजिनल डेट से और जब तक इस केस में आगे की जांच होगी और जब तक जांच खत्म होगा तब तक भी आप डीम्ड सस्पेंशन में माने जाएंगे। तो ये दोनों ही केस है। और इसके लिए जो बात कही गई है कि जो इस केस में ये जो आपने 4 तरह का केस आपने देखा है, 2 सर्विस में रहते और 2 सर्विस के बाहर, तो दोनों ही केस में आप ऑटोमेटिकली सस्पेंड माने जाते हैं। लेकिन ऐसा डायरेक्शन दिया गया है कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इसमें एक लिखित ऑर्डर जारी कर दे। भले ये सब जानता है कि डीम्ड सस्पेंशन है, लेकिन लिखित ऑर्डर जारी करने से ये होगा कि एक रिकॉर्ड में हो जाएगा कि इस आदमी को सस्पेंड किया गया है। तो ये डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को कहा गया है कि एक फॉर्मेलिटी करना है कि आपको एक क्या कहते हैं, एक सस्पेंशन ऑर्डर जारी करना है। अगर नहीं भी जारी होते तो आप ये मत समझिएगा कि आपका डीम्ड सस्पेंशन नहीं हुआ है। आप इस जो 4 तरह के केस आप देख रहे हैं, इन चारों में ऑटोमेटिकली आप सस्पेंड हो जाते हैं। लिखित ऑर्डर तो बाद की बात है। तो दोस्तों यही बात है, और क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए इस तरह के केस में, वो भी मैंने आपको बता दिया। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।